वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13। तो आज हम इस लेक्चर में जो 25 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे, जो आपके AIB एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर एंड उसको जो है एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो आज के जो 25 क्वेश्चंस हैं उनको देखने से पहले एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। क्या है इंफॉर्मेशन? कि आपका जो प्रेप हॉरिजॉन ऐप है उसमें आपके AIB एग्जाम्स के लिए कंप्लीट जो है बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है फ्री में वो मिल रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर्स के जो PYQs हैं वो मॉक टेस्ट के रूप में आपको मिलेंगे, जो आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दिए जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट्स हैं उन लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको AIB 21 के लिए डेडिकेटेड बैच जो है वो ऑलरेडी रनिंग पर हैं, जो आपको कंप्लीट आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप iOS यूजर हैं तो जस्ट ऐप स्टोर पे जाके प्रेप हॉरिजॉन का ऐप डाउनलोड करना है। इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर तो गूगल प्ले पे जाके ऐप को डाउनलोड करिएगा। तो बस जस्ट सिंपल सा आपको ऐप डाउनलोड करके उसमें अपने जो है नेम्स एंड आपके क्रेडेंशियल्स डालने होंगे एंड आप वहां पे रजिस्टर करिए एंड आप AIB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं अपने आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसके पहले भी मैं आपको एक जानकारी देना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपको जो है बैच स्टार्ट हुआ है, जो सिर्फ 999 पे दिया जा रहा है, जो अभी आपको ऑफर प्राइस पे मिल रहा है, जो सिर्फ 999 पे आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है। कोई भी क्वेरी होती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9727040406 पर, आधा व्हाट्सएप और कॉल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 301। क्योंकि हमने लास्ट अपने जितने क्लासेस हुए हैं 12 लेक्चर्स में 300 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या बताया जा रहा है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ द CPC allows for the appeal from original decrees। 4 ऑप्शंस हैव गिवन कि यहाँ पे क्या है, सेक्शन 96, सेक्शन 110, सेक्शन 115 और सेक्शन 104। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करिए पहले हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है हमारा। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका सेक्शन नंबर 96, या मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्क कर लीजिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। तो क्यों है करेक्ट? क्योंकि देखिए सेक्शन 96 CPC का जो है ये सेक्शन अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज के लिए है। मतलब अगर जो ट्रायल कोर्ट ने कोई डिक्री, मतलब जो फाइनल जजमेंट है वो पास किया है, तो उसके अगेंस्ट अपील इसी सेक्शन के अंदर फाइल होती है। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 100 की। तो ये जो सेक्शन है ये अपील के लिए है, जो हाई कोर्ट में होती है और सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ के बेसिस पर एडमिट होती है। अगला आता है हमारा कि सेक्शन नंबर 115। तो सेक्शन जो 115 है ये क्या बात करता है, ये रिवीजन ज्यूरिडिक्शन देता है हाई कोर्ट को, जिसमें प्रोसीजरल एरर्स या फिर ज्यूरिडिक्शनल मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाता है। फिर हमारा है सेक्शन नंबर 104, ये अपील फ्रॉम ऑर्डर्स के लिए है, जो लिमिटेड और स्पेसिफिक ऑर्डर्स के अगेंस्ट होती हैं, मतलब ये डिक्रीज के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 301। करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स इज नॉट ऑफ सिविल नेचर। तो यहाँ पे भी हमारे 4 ऑप्शंस दिए हैं। सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चंस, suits involving purely religious ceremonies, suits for recovery of voluntary payments, offerings and या फिर all of the above, यानी कि सारे सही होंगे। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखिए पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिए हैं एंड उन ऑप्शंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। यहाँ पे है, ये बात कर रहा है कास्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिए सिविल नेचर जो सूट्स है वो होते हैं जो सिविल राइट्स
मतलब सिविल राइट्स प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्टेटस या एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड होते हैं। लेकिन कुछ सूट जो है वो सिविल नेचर के नहीं होते, जैसे कि हो गया यहाँ पे बात करी गई है कास्ट क्वेश्चन। तो अगर सूट सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए है वो सिविल नेचर का नहीं होगा। फिर बात करी गई है प्योरली रिलीजियस की। तो जो प्योरली रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, तो अगर जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स या सेरेमनीज के बारे में है, वो सिविल नेचर का नहीं होगा। तो मतलब ये भी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी सही है और बी भी सही है। फिर बात करते हैं सी में दिया हुआ है कि वॉलेंट्री पेमेंट्स का बात की गई है। तो जो वॉलेंट्री पेमेंट्स या ऑफरिंग्स होती हैं वो क्या है कि अगर सूट वॉलेंट्री डोनेशन या ऑफरिंग रिकवर करने के लिए है, वो इन्फोर्सेबल सिविल राइट नहीं होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी भी है वो सही है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, क्योंकि तीनों जो ऑप्शंस हैं वो इज नॉट ऑफ सिविल नेचर के नहीं है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर सही होगा। तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर डी, मार्क ऑप्शन नंबर डी एज ए ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ओके, मार्क कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the CPC provides for the payment of compensatory cost? सेक्शन 35, सेक्शन 35A, सेक्शन 35B और सेक्शन 36 दिया हुआ है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? देखिए यहाँ पे बात की गई है कि सेक्शन आपका 35 CPC का, तो ये जो है ये जनरल कॉस्ट के बारे में है। मतलब जो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के से जो अवॉर्ड करता है, मतलब लिटिगेशन एक्सपेंसेस वगैरह, तो वो इसमें आते हैं। सेक्शन 35A जो है ये स्पेशली कंपनसेटरी कॉस्ट के लिए है, जो उन केसेस में अवॉर्ड किए जाते हैं जहाँ पे कोई भी पार्टी फॉल्स, गलत हो या फिर विक्सेशियस क्लेम मतलब डिफेंस लेकर आती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर कोई डेलिबरेटरी झूठा केस या फिर डिफेंस करता है, तो उसको जो है कंपनसेट करने के लिए दूसरी पार्टी को कॉस्ट मिलती है। करेक्ट। फिर आते हैं हम लोग क्या बात करते हैं, सेक्शन नंबर 35B की बात करते हैं। ये जो है ये कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले के बारे में है, जब कोई भी पार्टी है अननेसेसरी एडजर्नमेंट लेकर केस डिले करती है, उस बारे में है। फिर आते हैं हम सेक्शन 36 जो है ये सीपीसी का सेक्शन है, ये बात करता है हमारा ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज के बारे में है, मतलब कॉस्ट से रिलेट नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 35A, मतलब सेक्शन नंबर 35A जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the CPC provides exemption of the President of India and the governors of states from personal appearance in court? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं क्या, सेक्शन 132, 133, 128 एंड 130। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच सेक्शन इज द करेक्ट आंसर? देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेक्शन 132। सेक्शन 132 सीपीसी का जो है ये एग्जेम्पशन होता है ऑफ सर्टेन वुमेन्स के लिए है, जहां पर उन्हें कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस से छुट्टी मिलती है, मतलब पर्दा नशीन जो वुमेन होती हैं उनके लिए होता है मेनली। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन 133, ये जो है ये स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट एग्जेम्प्ट करता है, मतलब उन्हें जो है कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती। ठीक, फिर बात करते हैं सेक्शन 128। सेक्शन 128 है ये रूल के पब्लिकेशंस और कमेंसमेंट के बारे में है, एग्जेम्पशन से रिलेटेड नहीं है ये। नेक्स्ट इज सेक्शन 133 जो है ये बात करता है ये पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स के बारे में है। ठीक है,
मतलब ये जो है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स बनाने के बारे में बात करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पे हमारा? सेक्शन नंबर 133 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स के लिए कौन सा सेक्शन है जो पर्सनल अपीयरेंस को कोर्ट में एग्जाम्प्ट का उनको परमिशन मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म used for a court's power to transfer a case from one court to another under the code of CPC, मतलब under the CPC में res judicata, reference, review या transfer of suit, कौन सा होगा? Which one is the correct term? Which one is the correct term? देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, पहले हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर बार आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि व्हेनेवर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले उस पे क्वेश्चन का मतलब समझिए, देन जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शंस का मतलब समझिए कि ऑप्शन जो दिए हैं उनका क्या मतलब है, वो कैसे रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपका एक इजी मेथड रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रेस जुडिकाटा, इसका क्या मतलब होता है ये हमने पहले भी काफी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि एक ही मैटर दोबारा जो है लिटिगेट नहीं हो सकता अगर पहले डिसाइड हो चुका है। रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस है कि ये प्रोविजन है जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो जिसमें जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को हाई कोर्ट के पास भेजता है फॉर ओपिनियन। अगला आता है हमारा रिव्यू। रिव्यू क्या कहता है कि ये कोर्ट की जो पावर है अपने ही जजमेंट को दोबारा देखने की, अगर कोई एरर एपरेंट ऑन रिकॉर्ड हो तो। ठीक है, फिर आता है ट्रांसफर ऑफ स्वीट। ट्रांसफर ऑफ स्वीट का क्या है, ये टर्म यूज होता है जब कोर्ट एक केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करता है। तो सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उनके अंदर मतलब ऑर्डर 47 और सेक्शन 22 से 25 सीपीसी के, कौन सा? सेक्शन 22 से 25 सीपीसी का, और ऑर्डर हो गया आपका 47। ठीक है, उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? फिर आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, मतलब ट्रांसफर ऑफ सूट्स। ट्रांसफर ऑफ सूट्स मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 305। ओके, so now let's do the next question। next question देखते हैं क्या कह रहा है। next question is कि compensatory cost in respect of false or vexatious claim or defense can be awarded up to 10,000 है, 1,000 है हमारा, 500 दिया है, देन 3,000 की बात की गई है। तो कौन सा सही होगा? क्या बात की गई है पहले ये समझिए, क्या बात की गई है यहाँ पे कि देखिए सेक्शन जो 35A है, ठीक है, सीपीसी का, पहले तो ये बात करेंगे क्योंकि जो कंपनसेटरी कॉस्ट होती है वो अंडर जो सेक्शन 35A, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेक्शन 35A, करेक्ट। तो इसमें क्या है कि सेक्शन 35A के अंदर जो सीपीसी फॉर फॉल्स और विक्सेशियस क्लेम्स मतलब डिफेंस कैन बी अवॉर्डेड अप टू ₹3,000। कितना होता है? अप टू ₹3,000। तो यहाँ तो आंसर हमें पता चल गया। तो दिस इज द स्टैच्यूटरी सीलिंग, मतलब फिक्स्ड इन द सीपीसी 1908। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि ये जो प्रोविजन है, इसको मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देती हूँ कि ये जो प्रोविजन है ये स्पेशली जो है कंपनसेटरी कॉस्ट के लिए है। अगर कोई भी पार्टी नोइंगली मतलब जानबूझ के फॉल्स या फिर विक्सेशियस क्लेम डिफेंस लेकर आती है और वो डिसअलाउ हो जाता है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को कंपनसेट करने के लिए कॉस्ट अवॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ जो मैक्सिमम लिमिट होती है सीपीसी के अंडर, ये कंपनसेटरी कॉस्ट होती है 3,000, करेक्ट। ये उतने तक ही अवॉर्ड की जा सकती है, इससे ज्यादा कोर्ट अवॉर्ड नहीं कर सकता, चाहे केस कितना भी विक्सेशियस हो, चाहे कितना भी विक्सेशियस हो। तो इसका कुछ पर्पस होता है वो भी जान लेते हैं। इसका जो पर्पस होता है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फ्रीवोलस लिटिगेशन को
डिस्करेज करना है और जो जेन्यून लिटिगेशंस को अननेसेसरी हेरासमेंट से बचाना होता है। करेक्ट। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3000 करेक्ट आंसर है हमारा। ओके, तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी एज ए करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 307। ये है द प्रोविजन ऑफ इंटर प्लीडर सूट इज गिवन इन सेक्शन 88, 89, 90 एंड 91 ऑफ सीपीसी। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन की। आप एग्जाम में जब भी जाते हैं आपको क्या करना है, इंडेक्स खोलिए। अगर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो बस इंडेक्स खोलिए, पूरा आपको बेयर एक्ट खोलने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट का इंडेक्स खोलिए, उसमें सेक्शन दिए होंगे, सेक्शन देखिए क्या कहा गया है, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बचेगा। आप लिमिटेड टाइम में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है जो आपके दूसरे क्वेश्चंस में काम आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 88 ऑफ सीपीसी। तो मार्क करिए सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए 88 ऑफ सीपीसी। इसमें क्या है कि ये जो प्रोविजन है ये इंटर प्लीडर सूट के लिए है। मतलब इंटर प्लीडर जो है सूट तब फाइल होता है जब एक पर्सन, मतलब एक कोई इंसान है, वो स्टेक होल्डर के पास कोई प्रॉपर्टी या मनी है जिसमें दो या ज्यादा पार्टीज अपना क्लेम कर रही होती हैं। तो स्टेक होल्डर जो है खुद उस प्रॉपर्टी मनी पर क्लेम नहीं करेगा, बस उस कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि डिसाइड करे कि असली क्लेमेंट कौन है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की भी। जो 89 है ये क्या बात करता है, ये जो सेक्शन है ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट के लिए होता है। एडीआर जो होता है, मतलब एडीआर का होता है आपका आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एंड मेडिटेशन और लोक अदालत। ठीक है, तो ये उसके अंदर आता है। फिर आता है हमारा 90, सेक्शन नंबर 90, मतलब धारा 90। ये पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन के बारे में होता है। करेक्ट। फिर सेक्शन 91 होता है, ये आपका सेक्शन होता है सीपीसी का। ये आपका दूसरे से किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है, बट यहाँ पे जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मान लीजिए 88 सीपीसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पढ़िए जरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बात है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज laid down the law relating to alternative dispute resolution processes and section 89 of the code of civil procedure in the case of, चार केस दिए हमारे पास, दिनेश कुमार वर्सेज यूसुफ अली, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेज चेरियन बारके कंस्ट्रक्शन कंपनी 2010 का है, बिमलेश वर्सेज न्यू दिल्ली, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेज नोबेल कुमार। ठीक है, यहाँ पे हमारे इतने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा केस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस लिमिटेड वर्सेस चेरियन बारके कंस्ट्रक्शन कंपनी 2010 का है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए सेक्शन नंबर 89 पे, सेक्शन नंबर 89 ऑफ सीपीसी, ये जो सेक्शन है ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब जो एडीआर के बारे में है, जिसमें कोर्ट पार्टीज को आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन या फिर लोक अदालत के थ्रू डिस्प्यूट हो गए उनको सेटलमेंट करने के लिए रेफर कर सकता है। तो जो एफकॉन का ये जो केस है, इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि सेक्शन नंबर 89 सीपीसी का ऐसे, मतलब उसको कैसे अप्लाई किया जाए और एडीआर प्रोसेस को इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई थी। ठीक है, तो बाकी जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि दिनेश कुमार और यूसुफ अली का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये एडीआर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था केस। बिमलेश कुमार से न्यू दिल्ली का था, ये जो केस था ये इंश्योरेंस का डिस्प्यूट केस था, ये एडीआर से ये भी डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा था। फिर हमारा दिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस नोबेल कुमार जो केस दिया है, तो ये जो है ये सरफेसी करके जो एक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में था, एडीआर से रिलेटेड ये भी नहीं था। करेक्ट। चलिए, तो या आई होप ये समझ आया होगा आपको। यहाँ पे ये 89 सेक्शन 89 से रिलेट कर रहा था। ठीक है, ये पूरा आपको दिया है। करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी,
तो मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पावर ग्रांटेड टू ए कोर्ट अंडर सेक्शन 151 of the CPC is known as inherent power, appellate power, revisional power and reviewing power। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा इसमें बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे सेक्शन पहले देखिए, सेक्शन हमारा कौन सा दिया है, 151 हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो ये जो सेक्शन है ये कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है। मतलब क्या है कि अगर सीपीसी में जो है एक्सप्लिसिटली कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो है जस्टिस डिलीवर करने के लिए जरूरी है, तो कोर्ट अपने जो है इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है। एपलेट पावर क्या होता है, ये अपील के कॉन्टेक्स्ट में होता है। मतलब जो है यहाँ पे दिया है एपलेट पावर, तो वो होता है कि अपील के कॉन्टेक्स्ट में होता है। मतलब ये क्या होता है, सेक्शन 96 का होगा, ये सेक्शन 96। ठीक है, तो सेक्शन 96 से 100 तक कुछ होता है, ये सेक्शन 151 से रिलेट नहीं करता है। तो और रिवीजनल पावर अगला हमारा ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये क्या बात कर रहा है कि ये सेक्शन 115 सीपीसी में होता है, जिसमें हाई कोर्ट रिवीजन कर सकता है। फिर आता है हमारा रिव्यूइंग पावर, ये क्या है, ये सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 सीपीसी में होता है, जिसमें कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, हमारा करेक्ट आंसर हुआ इनहेरेंट पावर, जो अभी हमने बात किया था कि इनहेरेंट पावर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट आंसर। क्यों भाग जाते हो भाई, आ जाओ अपनी जगह। ठीक है, मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। देन शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या बात करेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि द प्रोविजन फॉर सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट्स हैज बीन मेड अंडर, यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं आपके इतने सारे, ऑर्डर 5 से रिलेटेड सारे रूल चेंज हो रहे हैं आपके सीपीसी के। तो क्या करेक्ट होगा, क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे जो बात की गई है, सबसे पहले आंसर होगा आपका ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ सीपीसी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये भी बताइए, क्यों करेक्ट है, क्योंकि एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया, बट एक बार हम सारे ये जो ऑर्डर दिए हैं, सारे ऑप्शंस दिए हैं, इनको जान भी लेते हैं कि इनमें क्या है, क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 19 ऑफ सीपीसी, रूल 5 19, ऑर्डर 5 रूल 19 ऑफ सीपीसी। ये जो प्रोविजन है ये सर्विस ऑफ समन्स के वेरिफिकेशन के लिए होता है, जिसमें कोर्ट जो है वो चेक करता है कि समन्स जो है प्रॉपर्ली सर्व हुआ है या नहीं हुआ। फिर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 5 रूल 19 ऑफ क्लॉज ए। ये जो सर्विस है ये समन्स के, मतलब ये जो सर्विस ऑफ समन्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए होता है। फिर आता है हमारा ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ सीपीसी, ये स्पेशली जो है सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स के लिए है। अगर डिफेंडेंट जो है वो डेलिबरेटली इवेड कर रहा है या फिर नॉर्मल सर्विस पॉसिबल नहीं होगी, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि समन्स को जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाए, या फिर किसी कॉन्स्पिशियस जो है प्लेस पर एफिक्स किया जाए। ठीक है, फिर रूल 5 ऑर्डर 5 रूल 21 क्या बात करता है, ये भी हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोविजन है ये सर्विस ऑफ समन इन अनदर स्टेट के लिए होता है। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा एक शॉर्टकट देख लेते हैं कि इसको याद कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे याद करना है कि ये 19 है, ठीक है, रूल 19 है, ये वेरिफिकेशन और सर्विस के लिए होता है। किसके लिए, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस के लिए होता है। और जो हमारा 19A है ये रजिस्टर्ड होता है पोस्ट सर्विस के लिए। ठीक है, ये होता है रजिस्टर्ड
पोस्ट सर्विस। ठीक, फिर बात करते हैं 20 क्या बोलता है, जो हमारा 20 आया है ये बात करता है हमारा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के लिए, मान लीजिए न्यूज़पेपर एफएक्स के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के लिए होता है ये। फिर बात करते हैं हमारा जो 21 आता है, तो 21 आता है सर्विस इन अनदर स्टेट, जो हमने अभी बात करी थी कि सर्विस इन अनदर स्टेट। ठीक है, तो इसको ये शॉर्टकट तरीका है, इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं जो यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी था हमारा क्वेश्चन नंबर 310 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि दस्ती समन्स फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट कैन बी गिवन टू द प्लेंटिफ अंडर, यहाँ पे कौन से रूल की बात हो रही है, ऑर्डर भी चेंज किए गए हैं इस क्वेश्चन में और रूल भी चेंज किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ऑर्डर नंबर 9 है सीपीसी, ऑर्डर 5 के अंदर आएगा रूल 9 है सीपीसी, तो सबसे पहले मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पे जो है ऑर्डर 5 रूल 9 जो सीपीसी की बात करी गई है, ठीक है, 9 जो है इसकी बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या है कि ये जनरल प्रोविजन है समन्स की सर्विस के लिए, जो कोर्ट के प्रोसेस को सर्वर या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होती है। फिर बात करते हैं ऑर्डर नंबर 5 रूल 9 है सीपीसी के लिए, ये जो है ये स्पेशली दस्ती समन्स के लिए है, मतलब जो कोर्ट प्लेंटिफ को परमिशन दे सकता है वो खुद समन्स लेकर डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व करे, ये एक स्पीडी मेथड होता है सर्विस इंश्योर करने के लिए। फिर अगला हम बात करते हैं आपका रूल 7, ऑर्डर नंबर 4 रूल 7 सीपीसी, ये प्लेंट को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये प्लेंट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, समन से रिलेटेड नहीं है। फिर अगला है कि ऑर्डर 6 रूल 6, ठीक है, ये प्लीडिंग्स में कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में है, समन से रिलेटेड नहीं होगा ये, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्या है ऑप्शन नंबर ए मार्क एज ए करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹25 लाख द डिफेंडेंट फाइल्स इट्स रिटन स्टेटमेंट एंड pleads that it does not owe any money to the plaintiff, but in fact it is entitled to recover the sum of ₹40 lakh from the plaintiff. The defendant, however, does not file a counterclaim. Can the defendant file the counterclaim at a subsequent stage in the suit or file a fresh suit seeking recovery of ₹4 lakh? चार ऑप्शंस दिए हमारे पास, द काउंटर क्लेम एंड सूट कुड बी बेयर्ड, only the counterclaim could be barred, फिर the defendant can file either a counterclaim or a fresh suit, फिर the defendant's claim stands abandoned। तो चार ऑप्शंस दिए हमारे पास, तो क्या सही होगा मैच, कौन सा आंसर सही होगा, देखते हैं। देखिए कि प्लेंटिफ ने जो है 25 लाख की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 25 लाख की बात हो रही है, ये रिकवरी का सूट फाइल किया, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट जो है फाइल की और बोला कि मैं कोई पैसा नहीं देता, उल्टा मुझे प्लेंटिफ से 40 लाख लेने हैं। क्या बोला कि मैं कोई पैसा नहीं देता, उल्टा मुझे प्लेंटिफ से 40 लाख लेने हैं, लेकिन जो डिफेंडेंट है उसने काउंटर क्लेम फाइल नहीं किया। तो अब सवाल ये उठता है क्या बाद में काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है या सेपरेट जो सूट फाइल कर सकता है। तो काउंटर क्लेम क्या होता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। काउंटर क्लेम का मतलब है कि डिफेंडेंट जो है वो सेम केस में ही प्लेंटिफ के अगेंस्ट अपना क्लेम डाल दे, और ये जो प्रोविजन आता है ये सीपीसी के 1908 ऑर्डर नंबर 8 रूल 6A में आता है, रूल 6A में आता है ऑर्डर नंबर 8 में। फिर बात करते हैं कि अगर काउंटर क्लेम जो है इनिशियली फाइल नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में जो महेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में बोला था कि अगर
कॉज ऑफ एक्शन जो है वो रिटन स्टेटमेंट से पहले एग्जिट करता था, तो कोर्ट जो है लेटर स्टेज पर भी काउंटर क्लेम अलाउ कर सकता है। यूजुअली ये अमेंडमेंट के थ्रू होगा, मतलब कि काउंटर क्लेम जो है वो लेटर स्टेज पर भी फाइल हो सकता है कोर्ट की परमिशन से। करेक्ट। फिर बात करते हैं कि जो सेपरेट सूट का क्या होगा, कि उसमें है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो काउंटर क्लेम फाइल ही नहीं करता, तब भी उसका जो इंडिपेंडेंट राइट टू स्यू खत्म नहीं होता। वो अलग से फ्रेश जो है सूट फाइल कर सकता है 40 लाख रुपए की रिकवरी के लिए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो डिफेंडेंट के पास दो ऑप्शन होंगे। क्या? पहला, कि कोर्ट की परमिशन से लेटर स्टेज पर काउंटर क्लेम फाइल करेंगे। दूसरा है कि फ्रेश सूट फाइल करे तो जो 40 लाख रुपए का रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट आंसर? फिर करेक्ट आंसर हो गया हमारा कि द डिफेंडेंट कैन फाइल ईदर ए काउंटर क्लेम और ए फ्रेश सूट। तो मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when the plaintiff appears and the defendant failed to file a written statement despite service, then the court ऑप्शन दिए हैं कि shall pronounce judgment under order 8 rule 10 CPC, may either require the plaintiff to prove its case by leading evidence or pronounce judgment against the defendant depending upon the nature of the case. फिर है shall necessary require the plaintiff to prove its case by leading evidence। फिर है direct personal appearance of the defendant। तो क्या सही होगा? यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है ऑर्डर नंबर 8 और रूल है आपका 10, जो हमारे पहले इसमें ऑप्शन में बात करी गई है। तो अगर डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है। ठीक है। फिर यहाँ बात करी गई है प्लेंटिफ की, कि प्लेंटिफ को एविडेंस लीड के लिए कहना ताकि वो अपना जो है केस प्रूव कर सके। अगला बात करते हैं क्या यहाँ पे फिर बात करी गई है कि डायरेक्ट जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो पर्सनल अपीयरेंस की है कि डायरेक्ट जो जजमेंट प्रोनाउंस करना अगेंस्ट डिफेंडेंट अगर केस ऐसा है जिसमें प्लीडिंग सफिशिएंट है और एविडेंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या देखना चाहिए हमको कि कोर्ट नेसेसरी प्लेंटिफ को एविडेंस लीड करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है केस की नेचर पर। अगर प्लेंट अपने आप में सफिशिएंट है तो कोर्ट डायरेक्ट डिक्री पास कर सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है शैल प्रोनाउंस जजमेंट करके, तो ये जो है ये गलत होगा क्योंकि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, मैंडेटरी नहीं होगा। तो ये क्या हुआ हमारा ऑप्शन ए हमारा गलत हुआ। ऑप्शन बी क्या बात कर रहा है कि इसमें में ईदर रिक्वायर करके बात करी गई द प्लेंटिफ टू प्रूव इट केस बाय लीडिंग एविडेंस ऑफ प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यही एक्चुअल पोजीशन है जो हमने अभी बात भी की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, आंसर हमें मिल चुका है। लेकिन जो ये है शैल नेसेसरी रिक्वायर द प्लेंटिफ टू प्रूव इट्स केस बाय लीडिंग एविडेंस, ये क्या बात कर रहा है, ये गलत होगा क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में है ये इररिलेवेंट हो गया हमारा क्योंकि सम्मन्स स्टेज पर होता है, यहाँ पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। करेक्ट। मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है हमारा, which provision specially enables the court to pronounce judgment in case the defendant fails to file a written statement और subsequent pleadings। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑर्डर दिए हैं 4 ऑप्शंस में। तो क्या बात करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑर्डर 8 रूल 10 CPC। ठीक है, क्यों करेक्ट होगा मार्क कर लीजिए, मैं हूं ना बताने के लिए कि क्यों करेक्ट होगा। देखिए कि ऑर्डर 8 जो है रूल 10 CPC, ये प्रोविजन जो है ये
स्पेशली एम्पावर करता है किसको, कोर्ट को, कि अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स फाइल नहीं करता तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि अगर जो है WS एब्सेंट है, मतलब रिटन स्टेटमेंट जो है वो एब्सेंट है, वो नहीं है मौजूद, तो कोर्ट जो है प्लेंटिफ की प्लीडिंग्स के बेसिस पर डिक्री पास कर सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर 10 रूल 8 CPC की। तो ये क्या है कि ये जो है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बारे में है, प्लीडिंग्स के एब्सेंस से रिलेटेड नहीं है। अगला है हमारा ऑर्डर ऑर्डर आपका ये है 18 रूल 8 CPC। ये जो बात करता है ये राइट ऑफ पार्टी टू बिगिन के बारे में है, एविडेंस स्टेज पर नहीं है। फिर ऑर्डर आता है हमारा ये ऑर्डर 8 रूल 10 CPC जो है, ये कोर्ट के पावर को एग्जामाइन विटनेस के बारे में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो मार्क करिए, क्यों भाई, ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a person is an indigent person within the meaning of order 33 rule 1 of CPC if he is not possessed of। चार ऑप्शंस दिए हैं, क्या ऑप्शंस दिए हैं, एक बार ऑप्शंस पढ़िए, क्या ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस दिए हैं हमें यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो बात करते हैं कि क्या बात की गई है कि ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ CPC की बात करी गई है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या निकलेगा, आपका आंसर है सफिशिएंट, आपका आंसर होगा ये सफिशिएंट मींस टू पे द फी, करेक्ट, पेबल ऑन द प्लेंट। ठीक है, तो मार्क करिए आंसर ए एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ CPC से रिलेटेड, तो ये जो प्रोविजन है ये इंडिजेंट पर्सन के सूट्स के लिए है। अगर कोई प्लेंटिफ कोर्ट फी पे करने के लिए सफिशिएंट मींस पजेस नहीं करता तो उस इंडिजेंट पर्सन में माना जाता है कि वो अपना जो है सूट बिना कोर्ट में फी दिए फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे जो है एक की पॉइंट जान लीजिए, की पॉइंट है कि जो इंडिजेंट पर्सन है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास बिल्कुल भी मींस नहीं है या वो अपनी लिवलीहुड के लिए भी इनकैपेबल है, बस इतना है कि उसके पास कोर्ट में जो फीस है कोर्ट की वो पे करने के लिए सफिशिएंट मींस नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो गया, हमें आंसर पता चल गया ऑप्शन ए है। बट एनी मींस टू पे द फी पेबल ऑन द प्लेंट, ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है इसका ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि कुछ मींस हो सकते हैं बस सफिशिएंट ना हो। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर सफिशिएंट मीन फॉर हिज लाइवलीहुड, तो ये क्या है, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि लाइवलीहुड से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन है हमारा ठीक है, करेक्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ समझाया भी जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसका क्या फायदा है कि आपके जो है साथ में रिवीजन भी हो रहा है प्लस आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते चलेंगे, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 316 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, इनमें से कौन से जो सेक्शन है ऑफ द CPC प्रोवाइड एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट। ठीक है, तो क्या बात करते हैं इसमें कौन सा है, सेक्शन 132 CPC, सेक्शन 132 जो है ये बात करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो सेक्शन 132 ऑफ CPC जो है ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन के बारे में। क्या है कि ये जो प्रोविजन है ये कुछ वुमेन्स के लिए एग्जेम्पशन देता है जिनको पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट छुट्टी मिलती है, स्पेशली वो विमेंस, वो औरतें जो पर्दा नशीन है या फिर जिन्हें सोशल या रिलीजियस कस्टम्स की वजह से कोर्ट में पर्सनली अपीयर करना मुश्किल हो जाता है। फिर बात करते हैं क्योंकि हमें ये तो पता चल गया, सेक्शन 133 क्या बात करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स के लिए एग्जेम्पशन देता है, ये हम पहले के क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं।
फिर है सेक्शन 135 जो है, ये पर्सन्स लायबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस के लिए एग्जेम्पशन देता है, जैसे कि हो गए आपके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है। फिर है सेक्शन 135A, ये जो है ये एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन पर्सन फ्रॉम अरेस्ट के लिए है, जैसे कि जज हो गए, आपके मजिस्ट्रेट हो गए, इस तरह के लोगों को एग्जेम्पशन दिया जाता है कि उनको अरेस्ट के उससे, करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन है डी, सेक्शन 132 जो है वो बात करता है, वो एग्जेम्पशन देता है वुमेन्स को जो कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहती या नहीं हो सकती उनके लिए। ओके, तो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्लेंट शुड बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट, दिस रूल वाज इंसर्टेड बाय, सीपीसी का कौन सा एक्ट में, 1976, 2002 में, 2000 में, या इनमें से कोई नहीं? किसमें हुआ था, किसमें बात की गई थी, कौन से साल में? देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि द रूल जो रिक्वायरिंग दैट ए प्लेंट बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट वाज इंसर्टेड बाय, कब, बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। कब हुआ था? 2002 में, मतलब आपका ऑप्शन बी सही है, मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। 2002 के अमेंडमेंट में ये वहां पे चेंजेस किए गए थे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि ऑर्डर 4 जो है रूल 1 सीपीसी का, तो उसमें जो है पोस्ट 2002 के अमेंडमेंट में वो मेक्स इट मैंडेटरी दैट एवरी जो प्लेंटिफ, मतलब एवरी प्लेंट जो है वो शैल बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट। तो जो पर्पस था इसका वो है कि दिस अमेंडमेंट वाज to streamline the process of issuing summons and to ensure that one copy of the plaint is available for, किसके लिए अवेलेबल था, फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट विदाउट डिले। तो जो 2002 के पहले था तो देयर वाज नो सच रिक्वायरमेंट, ठीक है, वहां पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो जो अमेंडमेंट था वाज पार्ट ऑफ ए लार्जर सेट ऑफ रिफॉर्म्स, तो एम करता था एट रिड्यूसिंग डिलेज इन सिविल लिटिगेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही है। लेकिन जो 1976 का था तो इसमें जो है इंट्रोड्यूस करे गए थे सेवरल रिफॉर्म्स, बट नॉट डुप्लीकेट प्लेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे है 2002 का हमने जान लिया। 2000 में क्या हुआ था कि जो सीपीसी का अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, इसमें जो डील किया गया था विद अदर प्रोसीजरल एक्सपेक्ट नॉट दिस रूल, ये रूल यहाँ पे नहीं हुआ था। तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पता कर लिया है कि 2002 के अमेंडमेंट में ये चेंजेस, प्लेंट जो है वो फाइल हुआ था डुप्लीकेट, जिसमें कहा गया था फाइल इन डुप्लीकेट, दिस रूल वाज इंसर्टेड बाय 2002 में, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स डील्स विद डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, तो कौन से ऑर्डर में बात की गई थी? देखिए, ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर 22 में बात की गई थी, पहले ये जान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो है ऑर्डर नंबर 22 में बात की गई थी। तो इसमें जो है बात करते हैं, फिर हम सारे ऑप्शंस भी एक बार देख के चलेंगे कि पहला है ऑर्डर 20, तो ये जो है डील करता है जजमेंट और डिक्रीज के बारे में। फिर आता है कि फिर है हमारा क्या ऑर्डर नंबर 21, 21 क्या करता है, ये डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर्स में। फिर हमारा जो 22 है ये डील करता है, ये स्पेशली जो है डेथ के, मैरिज हो गई और इंसॉल्वेंसी और पार्टीज के बारे में डील करता है। तो इसको क्या है कि अगर पार्टी मर जाती है, ठीक है, एक्सपायर होता है, डेथ होता है, शादी हो जाए, इन केस ऑफ फीमेल लिटिगेंट अफेक्टिंग राइट्स, या इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो जाए, तो सूट जो है वो कैसे प्रोसीड करेगा, सब्सटीट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और अबेटमेंट के रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आता है, हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 23, ये जो है ये डील करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट के बारे में। किसके बारे में? विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट के बारे में ये डील करता है, करेक्ट। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? सारे जो ऑर्डर्स हैं इनको बताया गया है कौन सा ऑर्डर किसमें डील किया जाता है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेमो डेबिट बिस वेक्सराई प्रो यूना एट एयाडेम कॉजा। ये क्या है? ये लैटिन एक वर्ड के उस पे बेस्ड है। क्या है ये? लैटिन मैक्स में होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड मतलब हरास्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। तो ये जो प्रिंसिपल है ये फॉर्म करता है फाउंडेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11। किसमें? रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 में, ठीक है, ऑफ द सीपीसी 1908 में। तो इसका क्या है कि इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर एक डिस्प्यूट जो है वो ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड कर चुकी है तो सेम पार्टी सेम इशू को दोबारा कोर्ट में नहीं ला सकते। तो इसका जो मेन पर्पस होगा वो है लिटिगेशन का फिनालिटी मेंटेन करना, पार्टीज को बार बार कोर्ट में ड्रैग होने से बचाना और जुडिशियल टाइम जो है उसको सेव करना। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कि एक ए ने बी को, ठीक है, ए और बी की बात करते हैं, बी पर लैंड ओनरशिप का केस फाइल किया और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि अब ए जो है सेम इशू पर फिर से केस फाइल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन, 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सेक्शन 139, सेक्शन 139 मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है, क्या है? 1881, ठीक है। इसमें हमारा सेक्शन नंबर 139 है। ये जो है ये प्रोविजन जो स्पेशली प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर के लिए होता है। मतलब क्या है इसका कि जब एक ही चेक इशू होता है और होल्डर उससे प्रेजेंट करता है तो लॉ जो है परस्यूम करता है कि चेक फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट एंड लायबिलिटी इशू हुआ था, अनलेस कि उसमें जो है कॉन्ट्ररी प्रूव्ड बाय द ड्रॉयर हो। तो यहाँ पे जो सेक्शन 87 है ये भी जान लेते हैं। ये है ये इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑल्ट्रेशन के बारे में होता है, ठीक है। सेक्शन फिर अगला क्या दिया है हमारे पास? 138 जो है ये बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के बारे में, ठीक है। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी में माना जाता है। जो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड होता है ये क्रिमिनल लाइबिलिटी में आता है। फिर बात करते हैं 138A, तो ये है ये पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई ऑफेंसेस समरली के बारे में होता है, करेक्ट। तो ये याद रखिएगा आपको। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हुआ कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। मार्क कर लीजिए सेक्शन 139 में ये बात की गई है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैच्यूटरी फॉर्मुलेशन ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन स्पेल्ड आउट इन। किसमें? 4 सेक्शन दिए हमारे पास, किसमें बात होगी? तो सबसे पहले देखिए कि कंपनीज एक्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेयर एक्ट खोलिए। कंपनीज एक्ट में कौन सा सेक्शन है? 166 में। तो इसमें क्या बात करी गई है कि ये जो सेक्शन है ये स्पेशली डायरेक्टर्स ड्यूटीज को कोडिफाई करता है। तो ड्यूटीज क्या होती हैं डायरेक्टर की? ये क्या है कि इसमें एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ द कंपनी, एक्ट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, एम्प्लॉयज के लिए, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट के लिए। इसके अलावा है फिर आता है एक्सरसाइज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल हो गई, डेलीगेंस हो गई। फिर आता है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आता है आपका नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेज। फिर आता है इसका क्या ड्यूटी है कि नॉट असाइन ऑफिस। तो इसमें बात करते हैं, फिर ये तो हमने जान लिया, लेकिन सेक्शन 151 क्या कहता है? ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जो है इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर।
फिर सेक्शन 171 है, तो ये डील करता है मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट माइन्यूट्स ऑफ जनरल मीटिंग्स के बारे में। सेक्शन 289 है, ये क्या बात कर रहा है कि ये बिलोंग करता है ओल्ड कंपनीज एक्ट जो 1956 में था, ये 2013 वाले एक्ट में नहीं आता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जो हमने समझ लिया है। तो मार्क कर लीजिए अपना ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 166 एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वन इज कि द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अप्लाइज टू, किसमें अप्लाई होगा, किसमें अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा कंसेंट एंड कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे। आंसर आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे अप्लाई होगा कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सेक्शन 11 की सीपीसी में जो रेस जुडिकाटा का है, कि इसमें क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा का मतलब है कि एक ही मैटर को बार बार लिटिगेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैक्सिम क्या है कि जो अभी हमने जो पढ़ा था कि नेमो डेबिट बिस करके जो मैक्सिम था, ठीक है, मुझे भी याद नहीं होते हैं लैटिन के मैक्सिम, तो उसका मतलब था कि नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। करेक्ट। तो एप्लीकेशन के उस पे दौर पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन अप्लाई करके कि डिसीजन ऑफ ए कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन, ये रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ज्यूरिडिक्शन ही नहीं थी। तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन नहीं थी। फिर ए रिट ऑफ मैंडमस एंड द सर्टियोररी जो है, ये भी जो रिट ऑफ मैंडमस का बात करेंगे तो ये रेस जुडिकाटा स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि रिट ज्यूरिडिक्शन है अपनी नेचर में डिफरेंट होगा। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी तो हमारा सही है, क्योंकि रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है क्योंकि डिक्री एक जजमेंट के बराबर होती है और पार्टीज बाउंड होती हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा सही है। फिर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ये क्या है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लिबर्टी के मैटर्स पे रिपीट जो है पिटीशन अलाउड होते हैं। करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ, मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a decision in a suit may operate as res judicata against persons not expressly named as parties to the suit by virtue of explanation। तो थर्ड टू सेक्शन ऐसे दिए हुए हैं, थर्ड टू सेक्शन 11, फिफ्थ टू सेक्शन 11, सिक्स टू सेक्शन 11 एंड फोर्थ टू सेक्शन 11। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा आपका सिक्स होगा, 6 टू सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो सेक्शन 11 है सीपीसी का वो रेस जुडिकाटा से रिलेट करता है, मतलब जिसमें डॉक्ट्राइन इंश्योर्स दैट वंस ए मैटर इज डिसाइडेड इट कैन नॉट बी रीलिटिगेटेड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो 6 की बात हो रही है, 6 क्या है कि ये क्लैरिफाई करता है कि दैट ए डिसीजन इन ए सूट में ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इवन against person not expressly named as parties if they are litigating under the same title or are represented in interest। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट सूट हो गए, केसेस वेयर पार्टीज आर बाउंड थ्रू प्राइवी ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो एक बार हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिया है, थर्ड की बात की गई है। तो जो थर्ड की बात करी गई है टू सेक्शन 11, तो ये डील करता है मैटर जो एक्चुअली इन इशू होते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ क्या बात करता है, ये वाला फोर्थ जो बात कर रहा है ये कवर करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये मैटर दैट ओड टू हैव बीन रेज्ड। फिफ्थ जो है बात करता है हमारा कि जो रिलेट करता है रिलीफ क्लेम बट नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड। फिर आता है हमारा सिक्स में क्या बात होती है कि ये हमारा करेक्ट हो गया है, क्योंकि जो एक्सटेंड ये रेस जुडिकाटा टू पर्सन नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड एज पार्टीज बट ये रिप्रेजेंटेड होता है। करेक्ट। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, मतलब 6 टू सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। करेक्ट। So mark it as a correct answer. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन इज objection as to local or pecuniary jurisdiction shall be raised at the first available opportunity according to the Civil Procedure Code 1908 under इतने सेक्शंस दिए हैं, किसके अंदर होगा ये, कौन से सेक्शन के अंदर होगा? एक बार देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सेक्शन नंबर 20। 20 क्या बात करता है? ये डील करता है प्लेस ऑफ शूटिंग, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। 21 क्या बात करता है? ये प्रोवाइड करता है कि ऑब्जेक्शन एज टू लोकल पिक्यूनरी jurisdiction must be raised at the earliest possible opportunity, that is at the first hearing or before settlement of issue। अगर टाइमली रेज नहीं किया तो बाद में अलाउड ही नहीं होगा। फिर बात करते हैं 22 का। तो सेक्शन 22 जो है ये डील करता है पावर टू ट्रांसफर सूट, जहां पे मल्टीपल कोर्ट्स हैव ज्यूरिडिक्शन। सेक्शन 24 जो है ये बात करता है, ये डील करता है जनरल पावर ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू ट्रांसफर एंड विड्रॉ सूट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर 21, जो अभी हमने बात किया था कि सेक्शन नंबर 21 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो है टाइमली रेज अगर नहीं किया गया तो ये बाद में अलाउ नहीं करता है। करेक्ट। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो आपका 325 है। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 24 कंप्लीट हो चुके हैं, 25th अभी हम करने जा रहे हैं। इसमें बात है कि द जनरल पावर टू ट्रांसफर सूट्स अंडर सेक्शन 24 हैज बीन ग्रांटेड टू, किसको ग्रांट किया गया? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोनों को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को? किसको ग्रांटेड है? तो यहाँ बात करेंगे कि देखिए सेक्शन किसका 24 की बात हुई है, तो सबसे पहले सेक्शन 24 सीपीसी का क्या कहता है। ये जो सेक्शन है ये जनरल पावर टू ट्रांसफर और विड्रॉ सूट अपील करता है और अदर प्रोसीडिंग देता है। ये जो है पावर देता है किसको? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के पास होती है। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट जो है अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर किसी भी कोर्ट से केस ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बीच जो है सूट को ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकता है। तो एक बार देखते हैं, हाई कोर्ट की बात की गई है तो हाई कोर्ट जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी एम्पावर्ड होता है इसमें अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हाई कोर्ट एम्पावर्ड होता है। मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहीं से पता चल गया कि ए और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट होते हैं। ठीक है, दोनों के पास पावर होता है। फिर बात कर लेते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है सीपीसी के सेक्शन नंबर धारा 24 के अंदर ये पावर नहीं है। वो अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, जैसे आर्टिकल नंबर कौन सा 139 ए में होता है, 139 ए में होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? करेक्ट आंसर है बोथ, मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों है वो साथ में एम्पावर्ड होते हैं, दोनों के पास पावर है। करेक्ट। तो मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 325। ये हुए आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं? 325 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो काफ़ी होते हैं आपको रिवाइज करने के लिए। तो बस यही कहना है, जाते जाते अच्छे से रिवाइज करिए, जितना पढ़ चुके हैं उतना रिवाइज करते चलिए। बस इतना ही आपको करना है, जिस वो हेल्प करेंगे आपको कंसेप्ट को क्लियर करने में। चलिए मिलते हैं अगले सेशंस में, अगले क्लास में, अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।